Hello, dear students. Good evening. My name is Pali and I welcome you all to Socio Easy classes. So, before starting today's class, first of all, I would like to say thank you to my friends and my students for showing so much of appreciation to my first video that I uploaded yesterday on the topic of modernity. Okay, so thank you so much again. So students, as you know that in yesterday class we have already completed the various aspects of modernity and how those aspects contributed in the emergence of sociology. Fine. So we were left with only one topic, French Revolution. So in today's class we are going to learn how French Revolution contributed to the emergence of sociology. Fine. So let's begin today's class. So students, you should know that French Revolution was such an inspiring revolution. So French Revolution was such an inspiring revolution that inspired many national movements of different countries across the world that were fighting against many colonial power or the imperial powers, especially the ideas of French Revolution such as liberty, equality and fraternity became a very inspirational slogan for the countries fighting against imperial powers or the authoritative government. Okay. आज की क्लास में फ्रेंच रेवोल्यूशन को अच्छे से समझते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इट हैपेंड इन 1789. ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में हुआ था जिसने फ्रांस की सोसाइटी को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया था. ठीक है, सोसाइटी को भी ट्रांसफॉर्म कर दिया, पॉलिटिक्स को भी ट्रांसफॉर्म कर दिया, कल्चर को भी पूरा का पूरा बदल के रख दिया. ठीक है, और इस फ्रेंच रेवोल्यूशन के पीछे बहुत सारे सोशोलॉजिकल फैक्टर्स थे, बहुत सारे सामाजिक फैक्टर्स थे. ठीक है, ये जो आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन था इसकी वजह से सिर्फ यूरोपियन सोसाइटी में ही चेंजेस नहीं आए. ओके, बल्कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो आइडिया था, मैंने अभी बताया लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी का, वो दूसरे नेशंस भी पहुंचा, जैसे कि इंडिया हर उस कंट्री में पहुंचा जो भी एक अथॉरिटेटिव गवर्नमेंट या कॉलोनियल या इंपीरियल पावर के खिलाफ अपनी आज़ादी के लिए लड़ रही थी. ठीक है, नाउ क्विकली वी आर गोइंग टू लर्न द की एस्पेक्ट्स ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन. उसके पीछे के क्या क्या कारण थे. पहला है डिवीज़न ऑफ सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्यूडल स्टेट्स. ठीक है, तो आपको मैंने कल फ्यूडलिज्म का मतलब बताया था, जहाँ पे आपका इकोनॉमिक सिस्टम जो है, जो आपका एक आर्थिक जो सिस्टम होता है उसका जो आधार होता है दैट इज़ लैंड. ठीक है, दैट इज़ लैंड. तो जिसके पास जितनी ज़्यादा ज़मीन होगी उसके पास उतना पैसा होगा, उतना ज़्यादा रेवेन्यू वो जनरेट करेगा. और क्योंकि जब पैसा होगा, रेवेन्यू आपके पास होगा, ठीक है, तो आपकी सोशल पोजीशन जो है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है. ठीक है, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है. ठीक है, तो आपका जो फ्रांस का सोसाइटी था, फ्रांस की जो सोसाइटी थी वो फ्यूडल स्टेट्स में बटी हुई थी. स्टेट्स का मतलब होता है लेवल्स. ठीक है, फ्यूडल लेवल्स पे बटी हुई थी. जिसके पास जितनी ज़मीन थी उसके पास उतनी ही पावर थी. तो 3 स्टेट सिस्टम था वहाँ पे. ठीक है, सोसाइटी के 3 लेवल्स थे. ठीक है, 3 पोजीशंस थी. ओके, वन इज़ क्लर्जी, नोबल एंड कॉमन सिटीजन्स. ठीक है, तो फ्रांस की जो सोसाइटी थी वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड थी. क्लर्जी मतलब जो चर्च के लोग थे, नोबल्स हो गए जो सेकंड स्टेट था, और कॉमन सिटीजन्स जो आम आदमी था. ठीक है, अब आपको आइडिया तो लग ही गया होगा सबसे ज़्यादा परेशान होने वाला कौन सा वर्ग था, कॉमन सिटीजन्स. ठीक है, अब ये जो स्टेट्स हैं, ठीक है, जो आपकी 3 स्टेट्स हैं, क्लर्जी, नोबल्स एंड कॉमन सिटीजन्स, इनको फ्रांस की सोसाइटी में स्टेटस के आधार पे बांटा गया था, उनकी प्रिविलेजेस के आधार पे बांटा गया था, और उनकी पोजीशंस के आधार पे बांटा गया था इन सोशल हायरार्की. ठीक है, इनके जो 3 हायरार्की थी कि सबसे ऊपर आपका क्लर्जी, उसके बाद नोबल, उसके बाद कॉमन सिटीजन्स, वो किसके ऊपर बेस्ड था कि समाज में उनका स्टेटस कैसा है, उनके पास प्रिविलेजेस कैसी हैं और उनकी पोजीशंस कैसी है. और ये किससे डिफाइन होता था, फ्यूडलिज्म से, कि लैंड का कंट्रोल सबसे ज़्यादा किसके पास है. ठीक है, अब हम पढ़ते हैं जो फर्स्ट स्टेट था दैट वाज क्लर्जी और द चर्च. ठीक है,
तो आपका जो चर्च था वो डोमिनेंट सोशल क्लास था, समाज में सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग सोशल क्लास था वो कौन था? क्लर्जी। ठीक है, क्यों? कंट्रोल वास्ट लैंड होल्डिंग्स, इसके पास सबसे ज़्यादा लैंड का कंट्रोल था। अभी मैंने बताया लैंड का कंट्रोल होगा तो रेवेन्यू जनरेशन जो है सबसे ज़्यादा इन्हीं के पास होगा। ठीक है, और लैंड जो था वो पावर जो है वो पावर डिफाइन करता था। ठीक है, उस समय के टाइम पे मेडिवल यूरोप में। ओके, बिकॉज दे कंट्रोल वास्ट लैंड होल्डिंग्स दे वर द डोमिनेंट क्लास। ओके, as they were the dominant class they had various wealth and privileges, उनके पास पैसा भी था और बहुत सारे privileges भी थे। जैसे कि क्या privileges थे? इनको किसी तरीके का टैक्स नहीं देना पड़ता था। ठीक है, and they lived a life of luxury, और ये बहुत ही मौज मस्ती और कंफर्ट की जो लाइफ है वो जीते थे। ठीक है, और इनकी जो ये कंफर्टेबल लाइफ थी, लग्जीरियस लाइफ थी, ठीक है, जहाँ पे ये बहुत सारा पैसा खर्च करते थे अपने ऊपर और बहुत सारा पावर कंट्रोल कर रखा था, इसके पीछे मेहनत किसकी होती थी? कॉमन सिटीजन्स की होती थी। ठीक है, तो एक तरीके से कॉमन सिटीजन्स का एक्सप्लॉयटेशन होता था। ओके, now the second state, nobles. So nobles were privileged social class in medieval यूरोप। ठीक है, मेडिवल यूरोप में क्लर्जी के बाद जो दूसरा स्ट्रॉन्ग क्लास था वो कौन था? नोबल। इनके पास भी बहुत सारे प्रिविलेजेस थे। नोबल की क्लास में कौन कौन आता था? आपका मैजिस्ट्रेट, जजेस, बिग लैंडलॉर्ड्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो इस टाइप के जो लोग थे दे कॉन्स्टिट्यूटेड द नोबल्स एंड जनरली दे वर कॉल्ड द प्रोटेक्टर्स ऑफ पीपल, कि ये कानून बनाएंगे, लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे, इनका काम तो ये था, बट इन रियलिटी दे एक्सप्लॉयटेटेड द हार्ड वर्किंग कॉमन सिटीजन्स। ठीक है, लेकिन ये कॉमन सिटीजन्स पे बहुत ज़्यादा अत्याचार करते थे, गलत तरीके से इनसे पैसे लेते थे, इनको फोर्स करते थे। ठीक है, और गलत तरीके से इनसे पैसे लेते थे। ठीक है, और अपनी लग्जीरियस और कंफर्टेबल लाइफ को जीते थे। पूरा इनका कॉमन सिटीजन्स का एक्सप्लॉयटेशन होता था। जैसे कि इंडियन ज़मींदार्स थे कि इनके खेतों पे बहुत सारे टेनेंट्स और पीजेंट्स काम करते थे, लेकिन ये एक्स्ट्रा टैक्स चार्ज करते थे। ठीक है, और किसान इतना पैसा दे भी नहीं पाता था, और ये सारा का सारा जो रेवेन्यू है खुद के पास रखते थे और ब्रिटिशर्स को भी देते थे, बट खुद के पास भी रखते थे और बहुत ज़्यादा लैंड को कंट्रोल करते थे। ठीक है, तो इनका क्या क्या काम था? टैक्स को कलेक्ट करना, किनका? नोबल्स का, और लॉ को मेंटेन करना, बट सिर्फ नाम का मेंटेन करना। ओके, मेनली जो है ये लोगों को एक्सप्लॉइट करते थे, किन लोगों को? कॉमन सिटीजन्स को एक्सप्लॉइट करते थे। ठीक है, now the most important state or the most important social hierarchy was the common citizens, आम आदमी। ठीक है, आम आदमी ही मतलब पूरी हिस्ट्री से लेके अभी तक सबसे ज़्यादा परेशान होता आया है। दिस इज़ यूनिवर्स, क्योंकि इसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते हैं। ठीक है, दिस इज़ यूनिवर्सल बिकॉज इसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते हैं। सो फ्रांस की जो सोसाइटी थी उसमें आप कॉमन सिटीजन्स को अगर देखो तो दे कॉन्स्टिट्यूट द लार्जेस्ट प्रपोर्शन ऑफ फ्रेंच सोसाइटी। ओके, एटलीस्ट दे कॉन्ट्रीब्यूटेड अबाउट 97% ऑफ द सोसाइटी, एंड क्लर्जी कॉन्स्टिट्यूटेड ओनली 1%, एंड नोबल्स जो थे वो सिर्फ 2% थे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन थी वो किसकी थी? कॉमन सिटीजन्स की थी। एंड दे वर ऑल्सो मोस्ट डाइवर्स। ठीक है, सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी भी कॉमन सिटीजन्स में थी, जैसे कि ये पीजेंट्स थे, किसान थे, मर्चेंट्स थे, छोटे व्यापारी थे, लेबर्स थे, आर्टिशंस थे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो है इनकी पॉपुलेशन थी, दैट वाज द डाइवर्स ऑल्सो, एंड मोस्ट डिप्रेस्ड, और सबसे ज़्यादा सताए गए लोग भी यही थे। अभी हमने पढ़ा कि जो नोबल्स और क्लर्जी जो हैं उनको किस तरीके से एक्सप्लॉइट करते थे। ठीक है ना, और इनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स थी? देवर, कैसे इनका एक्सप्लॉयटेशन होता था? देवर बर्डनड विथ हैवी टैक्सेशन, इनसे सबसे ज़्यादा टैक्स लिया जाता था। ये टैक्स जो है नोबल्स और क्लर्जी के पास जाता था। टैक्स लेंगे तो इनके पास पैसा आएगा ताकि ये अपनी लग्जीरियस लाइफ जो है जी सके। ठीक है, तो अब इनके पास अगर पैसा नहीं बचेगा, कॉमन सिटीजन्स के पास, ठीक है, रिसोर्सेज नहीं होंगे, तो ऑब्वियसली पॉवर्टी आएगी, एजुकेशन कम होगा, इनइक्वालिटी, असमानता बढ़ेगी, रिसोर्सेज नहीं होंगे तो एक्सप्लॉयटेशन भी होगा। ठीक है,
एंड दे वर डोमिनेटेड बाय क्लर्जी एंड नोबिलिटी, ठीक है। इनको कौन डोमिनेट करता था? क्लर्जी एंड नोबिलिटी, ठीक है। अब आपने पढ़ा था अपने लास्ट वाले लेक्चर में कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो हुआ था उसकी वजह से कैपिटलिस्ट सोसाइटी आई थी, ठीक है। और उसकी वजह से एक नई क्लास आई थी सोसाइटी में, मिडिल क्लास। पहले क्या थी? अपर क्लास एंड लोअर क्लास, ठीक है। ये दोनों अपर क्लास हो गए और ये आपका लोअर क्लास हो गया, ठीक है। लेकिन अब सोसाइटी में एक नई मिडिल क्लास आई जिसको फ्रेंच टर्म में बूर्जुआ बोलते हैं, ठीक है, बूर्जुआ, ठीक है। तो ये नई क्लास आई, इसके पास वेल्थ और रिसोर्सेज तो थे, ठीक है। आपको पता है कि ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ा, ठीक है, और तो इनके पास वेल्थ और रिसोर्सेज भी इकट्ठा हुए, लेकिन इनके पास वो सोशल प्रेस्टीज या फिर वो सोशल रिस्पेक्ट नहीं थी जो क्लर्जी और नोबल्स के पास थी। मतलब अभी भी सोशल प्रेस्टीज जो है उसका कंट्रोल क्लर्जी और नोबल्स के पास था। नई क्लास जो आई थी, मिडिल क्लास, दैट वाज बूर्जुआ, उसके पास ऐसा कोई सोशल प्रेस्टीज नहीं था, दो दे हैड वेल्थ एंड रिसोर्सेज, फाइन। अब जब बूर्जुआ के पास सोशल प्रेस्टीज नहीं होगा तो वो ह्यूमिलेटेड फील करेगा कि यार मेरे पास वेल्थ और रिसोर्सेज तो है, लेकिन ये लोग जो है हमारी सोसाइटी में एक सोशल पोजीशन नहीं बनने दे रहे हैं, रिस्पेक्टफुल पोजीशन नहीं बनने दे रहे हैं। तो ये जो क्लास है आपका बूर्जुआ क्लास, यही फ्रेंच रेवोल्यूशन को लीड करता है, ठीक है। कॉमन सिटीजन्स को लीड करता है, इनकी हेल्प करता है एक क्रांति लाने में, किसके खिलाफ? नोबल्स और क्लर्जी के खिलाफ, ठीक है। आई होप ये जो छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है वो क्लियर हो आपको। नाउ व्हाट वाज द पॉलिटी ऑफ फ्रेंच सोसाइटी? अभी हमने पढ़ा सोसाइटी जो थी फ्रांस की वो कैसी थी? 3 स्टेट्स में डिवाइडेड थी। लेकिन अभी पॉलिटी कैसी है फ्रांस की सोसाइटी की, कैसी थी उस समय? तो स्टूडेंट्स पॉलिटी कैसी थी? एब्सोल्यूट मोनार्की। तो इन सब के ऊपर कौन था? राजा था, जिसकी पावर एब्सोल्यूट थी। एब्सोल्यूट का मतलब सारी पावर सिर्फ राजा के पास थी, राजा जो कहता था वही होता था। और राजा जो था वो क्या कहते हैं, प्रिविलेजेस किसको देता था? क्लर्जी एंड नोबल क्लास को, ठीक है। इन सब के ऊपर कौन था? मोनार्क था, राजा था, ठीक है। तो राजा क्या कहेगा? मैं तो डिवाइन हूँ, क्योंकि मुझे तुम लोगों पे रूल करने के लिए भगवान ने भेजा है। तो मेरी पावर्स कैसी होगी? एब्सोल्यूट होगी, कि मैं जो कहूँगा वही सच होगा, ठीक है। सारी पावर्स मेरे पास आएंगी। तो जब सारी पावर्स ये मोनार्क ले लेगा, राजा ले लेगा, तो कोई भी राइट्स जो है, पर्सनल राइट्स जो है, वो ऑर्डिनरी कॉमन सिटीजन्स के लिए नहीं बचेंगे, किसी तरीके की फ्रीडम नहीं होगी। बस राजा जो है उनका एक्सप्लॉयटेशन करेगा क्लर्जी और नोबल क्लास के साथ मिलके, ठीक है। किंग्स वर्ड वाज लॉ, और राजा जो कह दिया वही कानून होता था, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ऐसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? सिचुएशन ऑफ अनार्की। अनार्की का मतलब वेयर जहाँ पे ऑर्डिनरी पीपल जो है उनके पास किसी तरीके का अधिकार नहीं होता, और सारा का सारा जो अधिकार है या जो भी है कंट्रोल वो एक किंग के पास होता है, ठीक है। सो दैट सिचुएशन इज़ अनार्की सिचुएशन, ठीक है। अभी इकोनॉमी देखते हैं फ्रेंच सोसाइटी की। फ्रांस की इकोनॉमी कैसी थी? आपको पता है कि फ्रांस जो था, अभी आपने पढ़ा कि सारा का सारा जो मनी था या सारा का सारा जो रेवेन्यू जनरेट होता था वो क्लर्जी और नोबल क्लास के पास जाता था, और ऑफ कोर्स उसके ऊपर किंग था उसके पास जाता था, ठीक है। अब इस समय जो फ्रांस था ना, वो ब्रिटेन के साथ लड़ रहा था, बहुत सारे उसने कॉस्टली वॉर्स किए जिस पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हुआ, रिसोर्सेज खर्च हुए, ठीक है। तो फ्रांस जो है उसने डेट लेना शुरू कर दिया, उधार लेना शुरू कर दिया दूसरे नेशन से, जिसकी वजह से एक टाइम ऐसा आया जब फ्रांस बैंकरप्ट हो गया, दिवालिया हो गया, उसके पास कोई भी पैसा नहीं बचा। अब आपके पास पैसा नहीं होगा तो आप क्या करोगे? अर्निंग कैसे करोगे? अर्निंग कैसे करोगे? जो आपकी आम जनता है उस पर हैवी टैक्सेशन करोगे, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा टैक्स लगाओगे और पैसा लोगे। करप्शन भी बहुत था, अभी आपने पढ़ा कि नोबल्स और क्लर्जी जो थे किस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन करते थे। हायर स्टेट्स में नोबल और क्लर्जी करप्ट थे काफ़ी, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर्स, अपने रहने खाने पीने मौज मस्ती लग्जीरियस लाइफ में काफ़ी खर्चा करते थे, और इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, जिसका फ़र्क सिर्फ आपके कॉमन सिटीजन्स को पड़ता था, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, नोबल्स, क्लर्जी या मोनार्क को, ठीक है।
उसके बाद हमारी आपकी जो फ्रेंच सोसाइटी थी, वहाँ पे इकोनॉमी जो थी मेडिवल यूरोप में, वो कैसी थी? स्टेगनेंट एग्रीकल्चर इकोनॉमी। किसी भी तरीके का एग्रीकल्चर ग्रोथ नहीं था। क्यों? क्योंकि ये जो हायर स्टेट्स था, क्लर्जी, नोबिलिटी, ये आपकी एग्रीकल्चर पे ध्यान नहीं देता था, उनको सिर्फ रेवेन्यू जनरेशन से मतलब था। इसकी वजह से एग्रीकल्चर जो है वो स्टेगनेंट हो चुकी थी, उसकी ग्रोथ नहीं हो रही थी। क्रॉप जो है उसका फेलियर्स हुआ, क्रॉप फेलियर हुए तो फूड शॉर्टेज हुआ, लोगों में हाई अनएम्प्लॉयमेंट हुआ। किसमें? पर्टिकुलरली थर्ड स्टेट में, जो आर्टिशियंस और लेबर्स थे, अब उन्हें काम ही नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आपकी एग्रीकल्चर इकोनॉमी कैसी हो चुकी है? स्टेगनेंट हो चुकी है, डिक्लाइन हो चुकी है, किसी भी तरीके का ग्रोथ नहीं है। फाइन। अभी देखते हैं इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इन फ्रांस। अभी आपने पढ़ा था इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, हमारी लास्ट वाली जो क्लास हुई थी एनलाइटनमेंट में। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का क्या मतलब था? मेंटल लेवल पे जो डेवलपमेंट आ रही थी। ठीक है, क्या क्या डेवलपमेंट थी वो? एम्पिरिसिज्म था आपका, और रियलिज्म था, रैशनल थिंकिंग थी, लॉजिकल थिंकिंग थी। ठीक है ना, और साइंटिफिक फैक्ट पे लोग जो है वो बात करने लगे थे। ठीक है, सो दैट वाज ऑल इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। तो जस्ट रिकॉल द एनलाइटनमेंट पार्ट एंड इन द प्रीवियस वीडियो। ओके, सो अब जो है नए नए थिंकर्स आ जाएंगे, नए नए थिंकर्स आएंगे तो अपनी बुक्स लिखेंगे तो उसमें वो सिर्फ क्रांतिकारी बातें करेंगे। ठीक है, तो ये सब फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक बैकग्राउंड चल रहा है। ठीक है ना, तो सबसे पहला जो थिंकर है आपका मॉन्टेस्क्यू ने अपनी बुक लिखी स्पिरिट ऑफ लॉ। उसमें क्या कहता है वो, कि पावर जो होते हैं सेपरेटेड होनी चाहिए, कि लॉ बनाने की पावर, ठीक है, कानून बनाने की पावर, उसको एग्जीक्यूट करने की पावर, इम्प्लीमेंट करने की पावर, और जो उस लॉ को तोड़ता है उसको पनिश करने की पावर, जैसे जुडिशरी होती है, ये तीनों पावर सिर्फ एक के पास नहीं होनी चाहिए। पहले क्या था? वो ये कानून बनाने की पावर, लॉ बनाने की पावर, लॉ को इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूट करने की पावर, और सज़ा देने की पावर, सारी की सारी पावर्स एक ही बंदे में थी, एक ही फिगर में थी, दैट वाज मोनार्क, किंग। ठीक है, लेकिन मोंटेस्क्यू कहता है कि कानून बनाने की पावर, उसको इम्प्लीमेंट करने की पावर और सज़ा देने की पावर जो है वो सेपरेट कर देनी चाहिए। इसके लिए अलग अलग बॉडीज़ बननी चाहिए। ठीक है ना, जैसे आपको पता है हमारा पार्लियामेंट है वो लॉ बनाता है आज। ठीक है, और हमारी जो एग्जीक्यूटिव है, जैसे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, हमारी गवर्नमेंट है, ये सब हमारे लॉ को एग्जीक्यूट करते हैं, और हमारी जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है, और जो डिफरेंट लोकल कोर्ट्स हैं, ये जुडिशरी का काम करती है ना। तो सेपरेशन ऑफ पावर की बात की गई। ठीक है, फिर मॉन्टेस्क्यू ने कहा कि इंडिविजुअल्स को लिबर्टी भी होनी चाहिए, आज़ादी भी होनी चाहिए। फिर आपका थिंकर आता है जॉन लॉक कहता है कि इंडिविजुअल के पास 3 टाइप्स ऑफ राइट होनी चाहिए। राइट टू लिव, ठीक है, राइट टू लिव, प्रॉपर्टी एंड पर्सनल फ्रीडम। ठीक है, उसको जो है उसके पास प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए, रहने का अधिकार भी होना चाहिए, और उसके पास अपने कुछ पर्सनल फ्रीडम्स होने चाहिए, जो किंग जो है किसी भी सिचुएशन में उससे छीन नहीं सकता। ठीक है, फिर एक काफ़ी रेवोल्यूशनरी थिंकर थे रूसो ने अपनी बुक लिखी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और उसमें उन्होंने लिखा कि इंडिविजुअल्स या जो कॉमन सिटीजन्स हैं उनके पास अपने सोवरन का मतलब होता है गवर्नमेंट को, अपने गवर्नमेंट को चुनने का पूरा अधिकार होना चाहिए। ठीक है, कोई मोनार्की सिस्टम नहीं होनी चाहिए, या फिर हमारा जो अगर राजा भी हमें चाहिए तो हम जो है खुद चुने। ठीक है, तो आपका सोवरन, आपका जो गवर्नमेंट है या जो आपका किंग है, वो लोगों के पास अधिकार होना चाहिए उन्हें सेलेक्ट करने का। मतलब यहाँ पे किस चीज़ की बात की जा रही है? एक तरीके से फ्यूचर में वोटिंग राइट्स की बात की जा रही है। ठीक है ना, राइट टू चूज़ योर सोवरन। उसके बाद एक थिंकर आता है वोल्टेयर, जो भी इसकी प्रोनाउंसिएशन है। ये क्या कहते हैं? फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए ना, एक्सप्रेशन होना चाहिए, लोगों को बोलने का और अभिव्यक्ति की जो आज़ादी होनी चाहिए वो होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसी से तो आप एक्सप्रेस कर सकते हो कि अगर आप किसी गवर्नमेंट की पॉलिसी से खुश नहीं हो, या किंग मोनार्क के रूल से खुश नहीं हो, तो मेडिवल यूरोप में तो कोई राजा के खिलाफ बोल ही नहीं सकता था। तो अब क्या है, रेवोल्यूशनरी थिंकिंग आएगी कि नहीं, लोगों के पास बोलने का और अपने आप को एक्सप्रेस करने का अधिकार भी होना चाहिए। ठीक है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्लोगन वॉज LEF, दैट इज़ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो ये जो स्लोगन आया है
ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही आया है कि लोगों के पास लिबर्टी होनी चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए, इक्वालिटी, लोग जो है समान होने चाहिए, ठीक है, समानता होनी चाहिए, फ्रेटर्निटी, और हमारी जो सोसाइटी है उसमें एक दूसरे के लिए भाईचारा वाली फीलिंग होनी चाहिए, हार्मनी होनी चाहिए, ठीक है ना। सो लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी वॉज द मोस्ट पॉपुलर स्लोगन ऑफ फ्रेंच सोसाइटी, फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब मैंने आपको बताया था कि जो बूर्जवा था उसको वेल्थ तो मिल गया, उसको पैसे तो मिल गए, ठीक है, लेकिन बूर्जवा कौन था? आपका जो मिडिल क्लास था, ठीक है। तो बूर्जवा जो था मिडिल क्लास था फ्रेंच सोसाइटी में, उसके पास पैसे आ गए, रिसोर्सेज आ गए, सब कुछ आ गया, लेकिन उसके पास क्या नहीं था? सोशल प्रेस्टीज, समाज में वो वाली रिस्पेक्ट नहीं थी जो किसके पास थी? क्लर्जी और नोबिलिटी के पास थी, ठीक है। तो बूर्जवा ने काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट किया फ्रेंच रेवोल्यूशन में, जैसे कि उन्होंने कैसे लीडरशिप दी, ठीक है, किसको लीडरशिप दी? कॉमन सिटीजन्स को दी। अगर आपके पास नेता नहीं होगा तो आप फिर रेवोल्यूशन कैसे करोगे? तो इस रेवोल्यूशन में लीडरशिप किसने दी? बूर्जवा या फिर न्यू मिडिल क्लास ने, ठीक है। तो जैसे कि एग्जाम्पल मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, ठीक है। तो ये बंदा जो था ये काफ़ी रेडिकल था, काफ़ी क्रांतिकारी था, जो कि जैकोबिन क्लब का मेंबर था, लीडर था, ठीक है। जैकोबिन क्लब जो है आपकी एक रेवोल्यूशनरी सोसाइटी बनाई गई थी फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम में। तो ही वॉज ऑल्सो बूर्जवा, अ न्यू लीडर फ्रॉम मिडिल क्लास, ठीक है। और बूर्जवा जो था ये नई मिडिल क्लास थी, उन्होंने रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के लिए फंडिंग भी दी, आर्म्स के लिए, ठीक है, जो हथियार होते हैं इन सब के लिए फ़ंड किया, और जितने भी रेवोल्यूशनरी असेंबलीज़ होती है उनको अरेंज करना, जैसे कि नेशनल असेंबली थी। नेशनल असेंबली किसको रिप्रेजेंट कर रही थी? थर्ड स्टेट को, ठीक है। जितने भी थर्ड स्टेट के जो लोग थे, कॉमनर्स थे, जिनको कॉमनर्स कहते थे, इन्होंने अपनी आवाज़ जो है कहाँ रखी? नेशनल असेंबली के थ्रू रखी, ठीक है। और डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन भी रखा गया कि मैन जो है उसके कुछ अधिकार है जिसको आज हम डिक्लेयर कर रहे हैं नेशनल असेंबली में, ठीक है। ये कौन कर रहा था? कॉमन सिटीजन विद द हेल्प ऑफ बूर्जवा और द न्यू मिडिल क्लास, फाइन। नाउ what were the significant changes after French Revolution? ऐसे कौन से बहुत बड़े चेंजेस आए फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद, ठीक है। आपने सारा जो बैकग्राउंड पढ़ा है अभी, उसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन के क्या क्या मेन कारण थे वो हो गया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया, ठीक है, ये रेवोल्यूशन किसके खिलाफ हो रहा था? ये क्रांति किसके खिलाफ हो रही थी? राजा के खिलाफ, मोनार्क के खिलाफ, क्लर्जी के खिलाफ, चर्च के खिलाफ एंड नोबिलिटी के खिलाफ, ठीक है। जो सेकेंड हाईएस्ट स्टेट था उसके खिलाफ कौन कर रहा था? ऑर्डिनरी पीपल कर रहे थे, किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ बूर्जवा और द न्यू मिडिल क्लास, फाइन। तो अब जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या चेंजेस आएंगे, ठीक है। और अभी आप इस चेंजेस में देखोगे, हमने पढ़ा था मॉडर्निटी के डेफिनेशन में सब्सटैंशियल ब्रेक फ्रॉम पास्ट, ठीक है। तो आपका जितना भी पास्ट था, जो भी पास्ट स्ट्रक्चर्स थे, उसमें चेंजेस आएंगे अब, ठीक है। पहला चेंज क्या आता है? आपके सोशल इंस्टीट्यूशन में चेंज आता है। क्या चेंज आता है? जो आपका स्टेट सिस्टम था, जो 3 सिस्टम्स थे आपके, क्लर्जी था, नोबिलिटी था, कॉमन सिटीजन्स थे, इसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाता है, ठीक है। फ्रेंच रेवोल्यूशन में 3 स्टेट सिस्टम जो इनइक्वालिटी के ऊपर बेस्ड थे, इनको ख़त्म कर दिया जाता है, और फ्रेंच सोसाइटी में एक नई हायरार्की आती है, एक नया लेवल बनता है सोसाइटी का, एक नए पोजीशंस बनते हैं समाज में, ठीक है। पहला क्या कहते हैं? सिटीज़न। तो पहले को क्या कहेंगे? सिटीज़न। सिटीज़न वॉज अ स्टेटस दैट वॉज इक्वल फॉर ऑल। जो भी है अब इस नई सोसाइटी में, नई फ्रेंच सोसाइटी में सबके पास एक स्टेटस है, दैट वॉज सिटीज़न। और जो आपकी सोसाइटी है वो 2 क्लास में डिवाइड हो जाती है मेनली, ठीक है। अब आपको पता है कि बूर्जवा जो था वो एक नया डोमिनेंट क्लास बन जाएगा। अब पहले क्या था? क्लर्जी एंड नोबल्स, लेकिन सोसाइटी में अब एक नया जो डोमिनेंट क्लास बनेगा वो बनेगा बूर्जवा और जो न्यू मिडिल क्लास था, ठीक है। और यही कैपिटलिस्ट क्लास भी कहलाएगा। कैपिटलिस्ट क्लास का मतलब है सीधा जो उद्योगपति होते हैं, ठीक है, जिनका आपके मोड ऑफ प्रोडक्शन पे कंट्रोल होता है, ठीक है। So that new class, the capitalist class was also called bourgeois class. That was the new dominant class in the new French society. Fine.
उसके बाद सोसाइटी में एक और नई क्लास आएगी, दैट वाज प्रोलिटेरिएट क्लास। प्रोलिटेरिएट का मतलब है इंडस्ट्रियल लेबर्स, इंडस्ट्रियल वर्कर्स, ठीक है। ये नई प्रोलिटेरिएट क्लास बन के आती है, ठीक है। तो सोसाइटी में 3 डिविजन्स हो गए, सिटीजन्स, बूर्जुआ क्लास एंड द प्रोलिटेरिएट क्लास, ओके। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद पॉलिटिकल चेंजेस क्या आते हैं, देखो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की बात कर दी जाएगी, ठीक है। सबसे पहले तो एब्सोल्यूट मोनार्की को ख़त्म करेंगे, किंग लुइस 16 को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, मार दिया जाता है कॉमन पीपल द्वारा, ठीक है। उसके बाद जो फ्रेंच है पहली रिपब्लिक बनती है, पहली गणराज्य बनती है, ठीक है। और यहाँ पे 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन बनता है जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को इस्टेब्लिश करता है कि अब कोई भी रूलर आएगा, कोई भी किंग आएगा, उसके ऊपर क्या होगा, संविधान, ठीक है। उसके पास जो पावर्स आएंगी अब वो किसी डिविनिटी के कॉन्सेप्ट से नहीं आएगी, उसको कौन कंट्रोल करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन कंट्रोल करेगा, ठीक है। जैसे कि प्रेसिडेंट होते हैं हमारे देश में या जितने भी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, लेकिन सबके ऊपर कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। उनकी जो पावर है वो एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है। दे आर कंट्रोल्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। और जो नई सोसाइटी की असेंबली बनी दैट वाज रिप्रेजेंटेटिव, यहाँ पे लोकल सिटीजन्स जो थे, कॉमन सिटीजन्स जो थे, उनकी जो जो रिक्वायरमेंट्स थी, उनके जो जो डिमांड्स थी, उसको इस असेंबली में रखा गया। लेकिन सफ़रेज जो है, वोटिंग राइट्स जो है, वो उनको लिमिटेड मिली फ़िलहाल, और बाद में इसको एक्सटेंड कर दिया गया, ठीक है। तो है ना ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, मोनार्की को ख़त्म कर दिया, पहला रिपब्लिक बना, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई, कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई कि अगर कोई भी रूलर आएगा उसके ऊपर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का कंट्रोल होगा, और इस कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, पूरी कंट्री को, वहाँ के ऑर्डिनरी पीपल के थॉट्स को, वहाँ के लोगों के एस्पिरेशंस को, पीपल के एस्पिरेशन को, ठीक है। तो फटाफट हम इकोनॉमिक चेंजेस को देख लेते हैं। जो फ्यूडलिज्म से कहाँ हम बढ़ गए, कैपिटलिज्म की तरफ। फ्रेंच सोसाइटी जो थी फ्यूडलिज्म से कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ गई। फ्यूडलिज्म का मैंने मतलब बताया था, जहाँ पे जो पावर होती है सारी इकोनॉमी में वो किसके ऊपर सेंट्रलाइज्ड होती है, लैंड के ऊपर। लेकिन अब जो है ये फ्यूडलिज्म का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म कर दिया गया, और नई सोसाइटी जो बन के आई फ्रांस की, दैट वाज सेंट्रलाइज्ड अराउंड मनी, ठीक है। वो मनी के ऊपर आधारित थी, एंड दैट सिस्टम इज़ कॉल्ड कैपिटलिस्ट सिस्टम, जहाँ पे पेपर मनी आ जाता है। लैंड जो है इट इज़ नॉट एनी मोर सेंट्रल टू द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, फाइन। तो हमने देखा फ्यूडलिज्म ख़त्म हो गया, फ्यूडलिज्म ख़त्म हो जाएगा तो नोबिलिटी की प्रिविलेजेस ख़त्म हो जाएगी, पावर डायनेमिक्स, पावर रिलेशन में चेंज हो जाएगा, है ना। पहले पावर क्लर्जी के पास था, नोबिलिटी के पास था, क्योंकि इनके पास लैंड का कंट्रोल था। लेकिन अब तो हमने फ्यूडलिज्म का सिस्टम ही ख़त्म कर दिया, तो फ्यूडलिज्म ख़त्म हो गया तो पावर डायनेमिक्स चेंज हो गया, पावर रिलेशंस चेंज हो गए। अब पावर जो है वो शिफ्ट हो जाएगा, पावर किसके पास शिफ्ट हो गया, अभी हमने ऊपर पढ़ा कि बूर्जुआ के पास आ गया पावर, है ना। वो नई डोमिनेंट क्लास बन के आई सोसाइटी में, ठीक है। अब लोग क्या करेंगे, चर्च की जो प्रॉपर्टी है उसको कॉन्फिस्टिकेट कर लेंगे, ज़ब्त कर लेंगे, उसके जितने भी एसेट्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, सबको कंट्रोल कर लेंगे। अब जब इनको कंट्रोल कर लेंगे, चर्च की प्रॉपर्टी का क्या मतलब था, लैंड, ठीक है। इसको कंट्रोल कर लेंगे तो अब इसे रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे खुद के लोगों में, ठीक है। तो जो किसान थे पहले, अब वो छोटे छोटे लैंड ओनर्स बन गए, ठीक है। तो देखा पावर डायनेमिक्स चेंज हो गया ना। पहले पीजेंट्स के पास पावर नहीं थी इन द टर्म्स ऑफ लैंड, बट नाउ दे हैव बिकम स्मॉल लैंड ओनर्स बिकॉज ऑफ द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, ओके। और इकोनॉमिक सिस्टम में आपको पता है ट्रेड एंड कॉमर्स जो है, कल हमने कमर्शियल रेवोल्यूशन पे पढ़ लिया था, इसकी भी ग्रोथ होती है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की ग्रोथ होती है, और धीरे धीरे कैपिटलिज्म की ग्रोथ हो जाती है, ठीक है। So students, this is the most important slide of our today's discussion. Why? Because क्योंकि UPSC पूछेगा कि सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से आंसर लिखो कि फ्रेंच सोसाइटी, फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से किस तरीके के चेंजेस आए थे फ्रेंच सोसाइटी में, जिसकी वजह से सोशोलॉजी का एमर्ज हुआ, ठीक है, एमरजेंस हुआ। तो देखो सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव पढ़ते हैं, ठीक है, मेजर चेंजेस। सो न्यू सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, अब आपको पता है कि इतने सारे इवेंट्स के बाद समाज में एक नई स्ट्रैटिफिकेशन, एक नई हायरार्की, एक
नया जो है ऑर्डर आया, दैट वाज बूर्जुआ क्लास एंड द प्रोलिटेरिएट क्लास। मैंने आपको बता दिया ये कैपिटलिस्ट क्लास था और ये इंडस्ट्रियल वर्कर्स क्लास थी, ठीक है। फिर आपका मॉडर्न कैपिटलिज्म का एमर्जेंस होता है, हमने पढ़ लिया क्यों, क्योंकि फ्यूडलिज्म ख़त्म हो गया तो मॉडर्न कैपिटलिज्म आ गया, मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो गया, पेपर इकोनॉमी, मनी इकोनॉमी जो है वो सेंट्रल हो गई आपके इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में, ठीक है। जब इतना सब कुछ चेंज हो जाएगा तो पावर डायनेमिक्स, पावर रिलेशंस भी चेंज हो जाएंगे। बूर्जुआ जो है या कैपिटलिस्ट जो है ये डोमिनेंट क्लास बन के आएगी। क्यों ये डोमिनेंट क्लास बन रही है, क्योंकि अब जो सोसाइटी के रिसोर्सेज है ये किसके पास चले गए, इस बूर्जुआ क्लास के पास चले गए हैं, ठीक है। कैसे चले गए हैं, क्योंकि मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है ये किसके कंट्रोल में, इनके पास है, ठीक है, इनके पास है। तो वेल्थ और रिसोर्सेज जो है जो पहले क्लर्जी और नोबिलिटी और मोनार्क के पास थी, अब वो इस नई मिडिल क्लास के पास चली जाएगी, दैट वाज बूर्जुआ क्लास, फाइन। अब क्या होगा, सोशल मोबिलिटी होगा। क्यों सोशल मोबिलिटी का मतलब क्या होता है, देखो सोशल मोबिलिटी का मतलब होता है जब आप अपनी सोसाइटी में एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जाते हो तो दैट इज़ कॉल्ड सोशल मोबिलिटी। या तो आप अपर पोजीशन से, अपर क्लास से लोअर क्लास पे भी आ सकते हो, दैट इज़ डाउनवर्ड सोशल मोबिलिटी। और आप लोअर क्लास से, ठीक है, अपर क्लास पे भी पहुंच सकते हो, दैट इज़ वर्टिकल सोशल मोबिलिटी, ठीक है। तो दिस मूवमेंट of different classes into the various levels of social position is called social mobility, ठीक है। ये social mobility का मतलब होता है, जैसे कि आप अपर क्लास से लोअर क्लास में आ रहे हो, जैसे मान लो आप बहुत रिच थे लेकिन आप बैंकरप्ट हो चुके हो तो आपकी जो सोशल पोजीशन है वो डाउनग्रेड हो जाएगी। अब जैसे कि लोअर क्लास का मतलब यह है कि सोसाइटी में आपकी पोजीशन जो है अभी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। फॉर एग्जांपल्स हमारे जो फार्मर्स हैं, ठीक है, दे आर नॉट सो मच सोशली स्ट्रॉन्ग, दे डू नॉट हेल्ड सो मच सोशली स्ट्रॉन्ग पोजीशन इन आवर सोसाइटी, बट व्हेन अ सन ऑफ फार्मर become an IAS, okay, so his social position changes and the social mobility happens. In this case vertical social mobility happen, okay, lower class to upper class, and this is called social mobility or the vertical social mobility, ठीक है। तो सोशल मोबिलिटी ऐसे ही नहीं हो जाती, उसके लिए आपके पास रिसोर्सेज होनी चाहिए। जब आपके पास पावर ही नहीं होगी तो आप मूव कैसे करोगे एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन की तरफ, एक क्लास से दूसरी क्लास की तरफ, ठीक है। तो या तो आपके पास लैंड होनी चाहिए, रिसोर्सेज में वेल्थ होना चाहिए, पॉलिटिकल पावर होना चाहिए। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें होंगी तो यू विल मूव वर्टिकली इन दिस सोशल मोबिलिटी, और इफ़ यू लैक ऑल दीज थिंग्स देन यू विल डाउनग्रेड टू द लोअर क्लास पोजीशन, ओके। एंड इसी वजह से एक्सप्लॉयटेशन होता है समाज में ऑर्डिनरी पीपल का, आज के समाज में भी, हमारे इंडिया में भी हो रहा है, जस्ट बिकॉज द ऑर्डिनरी पीपल लैक्स ऑल द रिसोर्सेज where these resources can provide them a very good social position, okay। फिर स्टूडेंट्स आता है हमारा यूटिलिटेरियनिज्म का प्रिंसिपल, ठीक है। ये क्या कहता है, मैक्सिमम हैप्पीनेस, ठीक है। सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में एक चेंज आया कि यार सारी खुशियाँ जो है ये बड़े बड़े जो सोशल पोजीशन पर लोग बैठे इनके पास नहीं होनी चाहिए बस, ठीक है। जैसे कि किंग और क्लर्जी और नोबल्स थे, नहीं, सबको खुश होने का अधिकार है, ठीक है। दैट इज़ क्या बोलते हैं इसको, यूटिलिटेरियनिज्म, ठीक है। नए डेमोक्रेटिक थीम्स बने, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, मैंने आपको बता दिया। इसी ने इंडियन नेशनल मूवमेंट को भी इंस्पायर किया कि व्हेन वी वर फाइटिंग अगेंस्ट द कॉलोनियल पावर और द ब्रिटिश पावर, हमने जो है यही जो एक स्लोगन है ये यूज़ किया था। दी स्लोगन वो वन ऑफ द स्लोगन यूज्ड इन आवर नेशनल मूवमेंट, ओके। अब देखो जब इतने सारे चेंजेस आए तो समाज में क्या आएगा, एनोमी आएगा। एनोमी मतलब प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है, प्रॉब्लम्स आएगी, न्यू डिसऑर्डर्स आएंगे, नए प्रॉब्लम्स आएंगे। प्रॉब्लम्स किस वजह से आएंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो अर्बनाइजेशन होगा, शहरीकरण होगा तो स्लमाइजेशन होगा, ठीक है। स्लम्स बनेंगे तो मैंने बताया था नई बीमारियां आती है। बीमारी जो है उसकी वजह से लोगों के पास रिसोर्सेज कम रहेंगे, क्योंकि रिसोर्सेज किसके पास चले गए, इस नई क्लास के पास चले गए, बूर्जुआ क्लास के पास चले गए, या
उद्योगपतियों के पास चले गए और इसकी वजह से जो ये प्रोलिटेरिएट क्लास है या ये जो लोअर क्लास है उसका पॉपुलराइजेशन हो जाएगा या फिर पॉवर्टी हो जाएगी उसको, ये जिसको हम गरीबी कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि यार ये जो मैंने ये टर्म्स लिखे ना सोशोलॉजिकल टर्म्स, अगर आप अपने आंसर में सोशोलॉजी में पॉवर्टी की जगह पॉपुलराइजेशन लिखते हो, ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा इम्प्रेशन डालता है आपके आंसर्स पे, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने स्पेशली सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव करके ये सारा बनाया है ताकि आप कीवर्ड्स पे फोकस करो इन पे, ठीक है ना। एनॉमी का मतलब आपको पता चला होगा कि प्रॉब्लम होता है, तो प्रॉब्लम्स ऑफ सोसाइटी की जगह सीधा लिखो एनॉमिक बिहेवियर्स, ठीक है, तो इससे आपका एक अच्छा आंसर बनता है, ठीक है ना। अब आपने एनालाइज़ किया होगा कि कल से लेके अभी तक हमने जितनी भी चेंजेस पढ़े, जितनी भी चीज़ें पढ़ी है, इन सब ने सोसाइटी के सोशल इंस्टीट्यूशन को पूरी तरह से बदल के रख दिया है ना। और हमने जो है मॉडर्निटी की डेफिनेशन को आप रिकॉल करना, हमने उसमें पढ़ा था कि सोशल इंस्टीट्यूशन में जब चेंजेस आ जाते हैं तो हमारे जो सोशल सिस्टम है उसमें भी चेंजेस आ जाते हैं। सोशल सिस्टम का मैंने आपको मतलब बताया था वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी की वैल्यू और सोसाइटी के जो नॉर्म्स होते हैं, उसके जो विचार होते हैं। अब तो आपने समझ ही लिया होगा कि सोसाइटी के विचार में कितना चेंजेस आ चुका है। अगर आप इसको पूरा समझना चाहते हो तो दोनों लेक्चर्स को एक साथ कंबाइन करके देखो, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो जब इतनी सारी चीज़ें आ जाती है ना, ये सारे जो इवेंट्स हुए, हमने जितना भी अभी तक मेजर इवेंट्स पढ़े हैं, इन्होंने जितने भी अर्ली सोशोलॉजिस्ट हैं जो भी बताया था हमने आपको, ऑगस्ट कॉम्ट हो गया, इमाइल डर्खीम हो गया, मैक्स वेबर हो गया, आर.के. मर्टन हो गया, जितने भी सोशोलॉजिस्ट थे इनको इंस्पायर किया कि ये जो नए पैटर्न ऑफ लाइफ आया है समाज में, नई सोच आई है, नया बिलीफ आया है, नई एक तरीके से वैल्यू सिस्टम आया है, हम उसको पढ़ें और उसको पढ़ने के लिए ही सोशियोलॉजी को लाया गया, ठीक है, सोशियोलॉजी नाम का सब्जेक्ट आया गया, ठीक है। सो दस विद द चेंज इन सोशल इंस्टीट्यूशन, तो मैंने आपको बताया सोशल इंस्टीट्यूशन में चेंज आया तो उसी की वजह से सोशल सिस्टम में चेंज आया, ठीक है, जिसकी वजह से सोशियोलॉजी का एमर्जेंस हुआ और उसी एमर्जेंस की वजह से हम नया पैटर्न और नई डिसऑर्डर समाज में जो नए प्रॉब्लम्स आए उसको पढ़ सके, ठीक है। इन्हीं सबको पढ़ने के लिए नया सब्जेक्ट आया, दैट वाज सोशियोलॉजी। ओके, आई होप दिस डिस्कशन इज़ क्लियर टू यू ऑल। पर आप इस डिस्कशन को ना अपने स्टैंडर्ड नोट्स के साथ ज़रूर रेफ़र करना, जो भी आप पढ़ रहे हो, किसी भी कोचिंग का मटेरियल पढ़ रहे हो ना, क्योंकि तब आप इसको सप्लीमेंट करो अपने नोट्स के साथ, ठीक है ना, तो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। So students, the last slide is about UPSC सोशियोलॉजी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो इसको थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, इससे आपको पता चल जाएगा कि अभी तक आपने जितना पढ़ा है वो उसमें से क्या क्या पूछा गया है और आपको रिकॉल भी हो जाएंगे टॉपिक्स। पूछ रहा है कि व्हाट एस्पेक्ट्स ऑफ एनलाइटमेंट डू यू थिंक पेव द वे फॉर एमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी, एलैबोरेट। 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है कि एनलाइटमेंट के ऐसे क्या एस्पेक्ट्स है, एस्पेक्ट्स मतलब की फीचर्स, ठीक है, जिसकी वजह से सोशियोलॉजी का एमर्जेंस हुआ। तो आपको पता है एनलाइटमेंट के क्या फीचर्स थे कि रैशनल थिंकिंग की बात की जा रही है, ठीक है, और रियलिज्म की बात की जा रही है। लोग जो है साइंटिफिक डेटा पे बात कर रहे हैं, जिसको हमने क्या बोला था, एम्पिरिसिज्म बोला था, है ना, और ऑब्जेक्टिविटी की बात की जा रही है, ऑब्जेक्टिव थिंकिंग की बात की जा रही है। तो इसमें आप अच्छे से इंट्रो बॉडी कंक्लूजन करके लिखना अपना आंसर, और जो वहाँ भी कीवर्ड्स हैं एनलाइटनमेंट वाली स्लाइड्स में, वो आपको आंसर लिखने में हेल्प करेंगे, और जो भी आपके नोट्स हैं, ठीक है। यूरोप वॉज द फर्स्ट एंड द ओनली प्लेस वेयर मॉडर्निटी एमर्ज्ड कॉमेंट। अब तो डिस्कस करने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है कि यूरोप जो था इकलौता ऐसी जगह थी जहाँ पे मॉडर्निटी आई थी। क्यों आई थी, क्योंकि कौन सा पीरियड था वो, एनलाइटनमेंट का था। कमर्शियल रेवोल्यूशन यूरोप में हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यूरोप में हुआ, ठीक है, आपका साइंटिफिक रेवोल्यूशन यूरोप में हुआ, साइंटिफिक रेवोल्यूशन यूरोप में हुआ, आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन यूरोप में हुआ। तो इसी की वजह से मॉडर्न आइडियाज़ जो है यूरोप में सबसे पहले आए, और इसी की वजह से यूरोप में सबसे पहले मॉडर्निटी आई, ठीक है।
अब पूछ रहा है कि इंटेलेक्चुअल फोर्सेस जो हैं उसने इमर्जेंस ऑफ सोशोलॉजी में कैसे कंट्रीब्यूट किया। तो इंटेलेक्चुअल फोर्सेस क्या थे, मेंटल लेवल पे जो जो चेंजेस आए, ठीक है, आप वो स्लाइड रिकॉल कर लेना सारी, मतलब जितना भी आपने इन टोटल पढ़ा है ना, वो जितने भी आपको इंटेलेक्चुअल फोर्सेस मिलेंगे वो आप इसमें लिख देना, ठीक है। और आप क्या पूछ रहे हैं, डिस्कस द हिस्टोरिकल एंटीसीडेंट्स ऑफ द एमर्जेंस ऑफ सोशोलॉजी एज डिसिप्लिन, कि क्या क्या हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए हैं। तो सेम थिंग, एनलाइटनमेंट, कमर्शियल रेवोल्यूशन, आपका ट्रेड रेवोल्यूशन, साइंटिफिक रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये सारे हिस्टोरिकल एग्जांपल्स हैं जिसकी वजह से सोशोलॉजी का एमर्जेंस हुआ। तो आंसर राइटिंग करते रहो ताकि इसका जो इतना सारा कंटेंट है उसको आप 150 से 250 वर्ड्स में लिख पाओ। अपना बेस्ट आंसर्स लिखो, कीवर्ड का यूज़ करो, ठीक है। The last question is explain how sociology has emerged as a distinct discipline based on rationality and scientific temper. So again the same concept, again the same topic. Okay. तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज की डिस्कशन और कल की डिस्कशन अच्छे से क्लियर हुई होगी, ठीक है। कोई भी टॉपिक पढ़ने के बाद ना फटाफट यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा करो, इवन टॉपिक पढ़ने से पहले ही देख लिया करो। इससे ना आपको बहुत सारा आइडिया मिल जाता है कि हमें किस टॉपिक पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, ठीक है। सो आई होप द क्लास इज़ क्लियर टू यू ऑल एंड थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट क्लास से मैं आपका जो यूनिट 4 है पेपर 1 का, उसको स्टार्ट करूँगी। दैट इज़ ऑल अबाउट थिंकर्स एंड दैट इज़ वेरी वेरी लाइक मेरा बहुत ही पसंदीदा पार्ट है थिंकर्स का। सो इसको स्टार्ट करते हैं कार्ल मार्क्स से। एंड प्लीज़ अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है, ये एफर्ट्स अच्छे लगे हैं, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके, सो थैंक यू।